हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स करेंगे इन बीएनएस। तो जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। लॉ में नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बीएनएस में, इंडिया की जो पीनल कोड है बीएनएस, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले जो आईपीसी था उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स नहीं थे। तो पहली बात है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते क्या हैं। अब देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन कॉमन लेमैन लैंग्वेज में क्या होते हैं। जब एक इंसान या उससे ज़्यादा इंसान मिलकर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें वो किसी को डिसीट कर रहे हैं, या फिर वो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट ऐसा कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्मगलिंग कर रहे हैं या फिर ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब इलीगल चीज़ों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, जो मतलब कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसको नाम दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो देखो, जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है ना, अगर हम इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी ट्रेस करें, अगर मतलब हम ट्रेस करें कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो शुरू कब कैसे कहाँ हुए होंगे, तो देखो, अगर हम यूएसए में देखें ना, तो 1930s में ना, वहाँ पे गैंग्स बन गई थी, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स थी क्रिमिनल्स की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जो चीज़ें यूएसए में प्रोहिबिटेड थी उन चीज़ों की स्मगलिंग शुरू कर दी। उन चीज़ों की क्या स्मगलिंग शुरू कर दी। और एक फेमस नाम जो इनमें आता है, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखें, तो यूएसए में जो एक नाम आता है वो है रोबर बैरन्स। इसकी गैंग्स थी, वहाँ बिजनेस लेड करते थे ये। बिजनेस भी क्या, बिजनेस मोस्टली ऑफ स्मगलिंग का और बूट लेगिंग का। बूट लेगिंग जैसे वहाँ पे जहाँ जहाँ पर शराब बैन थी वहाँ पर उन्होंने शराब प्रोवाइड कराई, ऐसी ऐसी चीज़ें करके इन्होंने गैंग्स बनाई और ऑर्गेनाइज क्राइम्स करने लगे। और अगर हम इंडिया में देखें, तो इंडिया में भी देखो इतने सारे हमारे माफिया जो हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो जितने भी किडनैपिंग फॉर रैंसम वगैरह करते थे, हमारे अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, तो ये सब क्या है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स ही करते थे। और ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स में वैसे ही हमारे पास जो लैक ऑफ एविडेंस वगैरह होते हैं, तो बस ये भी वही करते थे और हमारे पास कोई सेंट्रल लॉ नहीं था। उसके बाद अब ये हो, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है ना, ये होता क्या है। तो देखो, एक जूरिस्ट ने कहा था कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है ना, ये एक तरह से मिसनोमर है। क्यों? उन्होंने कहा कि इट इज इनफैक्ट अ बिजनेस डीलिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो बिजनेस डीलिंग है ये गुड्स और सर्विसेज की, विच आर बार्ड बाय लॉ। तो जो लॉ ने गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन मना कर दी है, वो अगर आप कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज क्राइम। द क्राइम पार्ट इज बाय प्रोडक्ट विच इज नेसेसरी टू रिमेन द बिजनेस प्रॉफिटेबली। अगर आपको उस बिजनेस को प्रॉफिटेबली चलाना है, तो उसका बाय प्रोडक्ट बन के ऑर्गेनाइज क्राइम निकलते हैं। वैसे ही राल्फ सेलेर्नो ने बोला था, ऑर्गेनाइज क्राइम इज अ सेल्फ परपिट्रेटिंग कॉन्टिन्यूइंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर प्रॉफिट एंड पावर यूजिंग फियर एंड करप्शन एंड सीकिंग इम्यूनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखो इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है ना, वो कॉन्टिन्यूइंग है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। किस लिए होती है? प्रॉफिट के लिए होती है। प्रॉफिट के लिए होती है। और यूज किस चीज का होता है? पावर का और फियर का। मतलब जो इंसान अच्छी पोजीशन पे अपनी पावर और फियर यूज करके इलीगल मीन्स से अगर प्रॉफिट कमा रहा है, तो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो इसमें बहुत सारी तरीकों की हो सकती है। देखो, अब टाइप्स में देखते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, ड्रग मैन्युफैक्चर, ट्रैफिकिंग एंड इलिसिट नार्कोटिक ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पीपल स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, मतलब वेपन्स की ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, इलिसिट फाइनेंस, इलिसिट ट्रेड इन गुड्स, जो गुड्स बैन है उन पे कर रहे हैं हम। साइबर अनेबल्ड ऑर्गेनाइज क्राइम, जो आजकल नए बन चुके हैं, लार्ज स्केल स्कैम्स हो रहे हैं जिसमें ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, रैंसम, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड कॉर्पोरेट फेसिड ऑफेंसेस। तो ये जो इसका ऑरा है वो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती है। अब बात करते हैं होते क्यों है, रीजंस क्या क्या है। तो जब हम रीजन देखेंगे ना, तो एक तो रीजन हो जाएगा कि पब्लिक डिमांड। जो चीज़ें बैन है वो पब्लिक को चाहिए, तो पब्लिक की डिमांड है, इसीलिए ये हो रहे हैं। सेकेंडली सेकेंडली
नेग्लिजेंस बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है हमारी पुलिस एटसेट्रा, उनकी नेग्लिजेंस, क्योंकि हो तो रहे हैं उनकी नाक के नीचे। थर्डली, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत फंडिंग्स वगैरह होती है इन ग्रुप से, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल्स। उसके बाद आ जाता है पब्लिक डॉसिलिटी। पब्लिक डॉसिलिटी कैसे? हमारे सामने बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती है, हम ध्यान नहीं देते। इवन जैसे अगर आप देखोगे तो ब्लैक मार्केटिंग जो टिकट्स की होती है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज क्राइम। लेकिन हम पब्लिक डॉसिलिटी, हम कुछ बोलते ही नहीं। इवन कंसर्ट्स की टिकट ब्लैक में मिलती है, लोग खुशी खुशी खरीद रहे होते हैं। उसके बाद आता है नो एक्शन। नो एक्शन अगेंस्ट इलीगल वेल्थ। अगर किसी के पास इलीगल वेल्थ है उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता है। फिर आता है इनएडिक्वेसी ऑफ लॉज, और लास्टली अपॉर्चुनिटी टू गेट रिच क्विकली। इसलिए ये चीजें हो रही हैं। अब इनएडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज जो है ना, उसको दूर करने के लिए बीएनएस में ये प्रोविजंस डाल दिए गए। अब जब हम देख ही रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, तो मैं आपको एक और चीज बताऊं। जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है ना, अगर वो विद इन बॉर्डर हो रहे हैं, मतलब एक कंट्री में स्टेट बॉर्डर्स के अंदर हो रहे हैं, दैट दे आर ऑर्गेनाइज क्राइम्स। लेकिन अगर ये सब कुछ ही इलिसिट ट्रेड वगैरह दो कंट्रीज के क्रॉस बॉर्डर होने लग गया है, तो उसे नाम दिया जाता है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। अब देखो, जो ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स आए, तो वर्ल्ड लेवल पे एफर्ट तो हुआ होगा ना देखने के लिए कि भाई इनको तो रोकना चाहिए। क्योंकि देखो, जो ट्रांसनेशनल है इसमें वेरियस नेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, और लिमिट है ही नहीं इसकी, स्कोप बहुत बड़ा है, कहीं तक भी हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर ये कंट्रीज के बीच होने लग जाए, तो जैसे मेडिसिन की ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा ब्रीच हो रहा है अगर, तो देखो जब अगर ये कंट्रीज के बीच हो रहा है, तो इसका फिर इम्पैक्ट भी तो ग्लोबल हुआ। वो कैसे? ग्लोबल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, प्लेनेट की हेल्थ पे कैसे फर्क पड़ेगा? इलीगल माइनिंग कहीं पे हो रही है, इलीगल अगर आप कहीं पे कोई भी माइंस वगैरह चला रहे हैं, तो देखो उससे हेल्थ पे हमारे नेचर की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। इलीगल माइनिंग हो रही है, फॉरेस्ट और हर्ब्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन इलीगल हो रही है, जो हम अलाउड नहीं है किसी भी ट्रीज या वुड, फॉर एग्जांपल सैंडलवुड सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो देखो हेल्थ पे, कंट्री की इकोनॉमी पे। उसके बाद इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे और भी पड़ेगा अगर आर्म्स की ट्रेडिंग हो रही होगी। और लास्टली लोकल इफेक्ट्स तो पड़ते ही हैं। तो देखो अगर ये सब हुआ, तो कुछ तो इंटरनेशनल बॉडीज हमारी इतनी बड़ी बनी हुई है, उन्होंने कुछ तो एफर्ट्स किए होंगे, तभी तो ये लाइमलाइट में आया ना कि ऐसे ऑफेंस हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहला एफर्ट था नेपल्स डेक्लेरेशन। ठीक है, तो जो नेपल्स डेक्लेरेशन थी 1994 की, ये फर्स्ट स्टेप था जो डिक्लेयर करता था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ट्रांसनेशनल लेवल पे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? रिकॉग्नाइज किया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को ट्रांसनेशनल लेवल पर, और बोला कि अडॉप्ट अ वर्ल्ड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एट नेपल्स। तो नेपल्स पे इन्होंने रखी मीटिंग, एक सब बैठी कंट्रीज आके, और रिकॉग्नाइज किया कि ये इंटरनेशनल थ्रेट बन चुका है। और इन्होंने फिर क्या एम्फेसिस किया कि यहाँ पे हमें किस चीज की नीड है? इन्होंने नेपल्स डिक्लेरेशन में कहा हमें नीड है नेशनल और इंटरनेशनल लीगल रिफॉर्म्स की। तो इन्होंने बात की नेशनल और इंटरनेशनल लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए। और नेपल्स डिक्लेरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास था ग्लोबल एक्शन प्लान ऑफ 1994। इसमें भी क्या रिकमेंडेशन आई? इसमें 3 रिकमेंडेशन थी कि नेशनल और इंटरनेशनल टास्क फोर्स बने, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। एनकरेज करे रीजनल एंड ग्लोबल ट्रीटीज को, और स्ट्रेंथन करे फाइनेंशियल क्राइम रेगुलेशंस। तो ये बातें हुई थी इन दो में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन पास हुई, यूएनटीओसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000। तो ये इसको और बोला जाता है पलेर्मो कन्वेंशन, क्योंकि वहां पे हुई थी। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आए, और जिसमें बताया गया कि क्या क्या होगा। जैसे कि आर्टिकल 2A में डेफिनेशन आ गई, 3 में स्कोप बताई कि ट्रांसनेशनल लेवल पे सब कंट्रीज पे लगेगा। आर्टिकल 5 में था कि क्रिमिनलाइज किया पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स, अगर कोई उसका मेंबर है तो उसको क्रिमिनलाइज किया।
आर्टिकल 6 में कवर किया मनी लॉन्ड्रिंग को, 7 में मेजर्स प्रोवाइड किए, वैसे ही बस बहुत सारी चीज़ें चली। और जैसे 16 में एक्स्ट्राडिशन की बात हुई, 18 में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो कि बहुत ज़रूरी है दो कंट्रीज़ के बीच, अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो एक दूसरे को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 24, उसमें बोला गया कि प्रोटेक्शन होगी विटनेस और विक्टिम्स को, तभी तो वो आगे आएंगे ना विक्टिम्स, क्योंकि नहीं तो ऐसे केसेस में इतने हाई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं कि उनके सामने कोई आए ना। इसीलिए आर्टिकल 24 में बोला कि प्रोटेक्शन मिले विटनेसेस को और विक्टिम्स को। इसके साथ 3 प्रोटोकॉल्स भी इंक्लूडेड थे। देखो, पहला प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले एक प्रोटोकॉल था जिसमें बोला था कि वुमेन और चिल्ड्रन स्पेशली इनकी ट्रैफिकिंग पे प्रोटोकॉल बनाया गया। दूसरा बनाया गया स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी और वाटर। तो देखो, इसमें लैंड, सी और वाटर से स्मगलिंग रोकी जाए माइग्रेंट्स की। तो अब हमें एक और चीज पता लगी, स्मगलिंग हो कहाँ से सकती है, लैंड से भी हो सकती है, सी से भी हो सकती है और एयर से भी हो सकती है, तीनों से रोकी जाए। लास्ट, प्रोटोकॉल अगेंस्ट इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैफिकिंग इन फायर आर्म्स। तो यहाँ पे आर्म्स के ऊपर तो 3 प्रोटोकॉल इससे जुड़े गए थे। उसके बाद जो है नेशनल लेवल पर भी इंडिया के लॉज बने। नेशनल लेवल मतलब स्टेट, नेशनल लेवल मतलब इंडिया की कंट्री के अंदर बने, लेकिन वो स्टेट स्पेसिफिक थे। जैसे देखो, आईपीसी स्पेसिफिकली डील तो नहीं करता था, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस लोग लगा देते थे, जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम, जैसे कि ट्रैफिकिंग था उसमें, जैसे कि आईपीसी में हमारे कॉन्स्पिरेसी था। तो उन प्रोविजंस को लिंक कर सकते थे हम कि क्या उनसे लिंक हो सकते हैं। लेकिन अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे लोकल लॉज, जैसे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986, एक एक्ट ये है जो यूपी में है ऑर्गेनाइज क्राइम्स रोकने के लिए। दूसरा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट 1999, मकोका। उसके बाद सिमिलरली कर्नाटका में भी कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट 2000। एंड लास्टली गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट 2019। तो ये जो एक्ट्स हैं हमारे पास, ये थे हमारे स्टेट लेवल पे। उसके बाद और इवन देखो, अगर हम देखें तो एनडीपीएस के प्रोविजंस भी स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स में को कर्ब करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लॉज में कुछ कुछ पार्ट्स थे जो डील करते थे। स्पेशली अगर हम देखें साइबर लॉज, आईटी एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो ऐसा नहीं था कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी इनको थी कि लॉ में कुछ ऐसा प्रोवाइड किया ही नहीं गया था। लेकिन अब बात करते हैं बीएनएस की। अब स्पेसिफिकली बीएनएस में हमारे पास सेक्शन इंक्लूड कर दिए गए हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन 111 है भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन नंबर 111 बीएनएस का। वो क्या कहता है, देखो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। वो कहता है अगर आपने ना कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जैसे कि किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, इलिसिट गुड्स, ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड रैंसम, ठीक है, ये अगर किसी ने भी किया है, जो मैंने ऑफेंसेस बोले, ये बाय एक पर्सन, बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब एक भी हो सकता है, अगर उन्होंने ये किया है इन कंसर्ट, चाहे सिंगली, ज्वाइंटली या फिर बिहाफ ऑफ अ सिंडिकेट, अकेले किया है, ज्वाइंटली किया है, किसी सिंडिकेट के बिहाफ में किया है। प्लस अगले पेज पे आपको अलग से समझा देता हूं डायग्राम बना के। देखो, पहले तो जो मैंने आपको ऑफेंसेस बताए, एग्जांपल थोड़े से लिख लेते हैं, जैसे किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एटसेट्रा। तो ये देखो, ये हमारे मान लो, देखो ये ऑफेंसेस, ठीक है, तो ये हो गए ऑफेंसेस जो मेंशन है उसमें बहुत सारे। तो ये ऑफेंसेस और कौन कर रहा है, बाय पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, और कैसे कर रहा है, इन कंसर्ट, सिंगली, ज्वाइंटली या फिर ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट, बिहाफ ऑफ सिंडिकेट। प्लस क्या यूज कर रहा है ये सब करने के लिए, वायलेंस
थ्रेट, इंटीमिडेशन या कोअर्जन। तो देखो अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं प्लस इन ये भी काफी नहीं है, प्लस कर क्यों रहा है, वाई, टू ऑब्टेन material benefit, material benefit including financial benefit, नियर पेक्यूनरी बेनिफिट भी है, मतलब यहाँ पे इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट। तो इन चीज़ों के लिए अगर कोई इंसान, अगर कोई किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इन कंसर्ट, सिंगली, ज्वाइंटली, ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट, कैसे कर रहा है, यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडेशन, कोअर्जन, क्यों कर रहा है, टू ऑब्टेन मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग ये फाइनेंशियल बेनिफिट। ठीक है, अगर ये सब कर रहा है तो माना जाएगा कि भाई साहब ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। फिर बात आती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो किया है, अब है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की पनिशमेंट। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो पनिशमेंट है, अगर डेथ कॉज हो जाती है तो डेथ है, लाइफ इंप्रीजनमेंट है और फाइन नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज। और अगर बाकी के अदर केसेस हैं तो 5 years अप टू 5 years, अप टू नहीं, मिनिमम 5 years टू लाइफ इंप्रीजनमेंट स्लैश मिनिमम 5 लाख रुपीज फाइन। ठीक है, 5 years टू लाइफ। उसके बाद है कि अगर कोई इसकी अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी करता है तब भी 5 to लाइफ एंड 5 लाख रुपीज फाइन। अगर कोई मेंबर है सिंडिकेट का तब भी 5 to लाइफ एंड 5 lakhs फाइन। कोई हार्बर और कंसील करता है तो 3 years लाइफ एंड 5 लाख फाइन्स। कोई अगर पोजेस करता है वो वाली प्रॉपर्टी तो 3 years टू लाइफ एंड 2 लाख रुपीज फाइन। तो ये थे इसकी पनिशमेंट्स। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है हमारा पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो देखो नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगी बड़ी बात, पेटी होगी छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, तो जो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं इसमें आ जाते हैं थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो इसकी पनिशमेंट क्या है, ये पनिशमेंट है मिनिमम 1 year to 7 years प्लस फाइन। ठीक है, 1 year to 7 years प्लस फाइन। अब आता है हमारे पास एक और सेक्शन जो कि नया ऐड हुआ है, जो कि है टेररिस्ट एक्ट 113, जो कि है टेररिस्ट एक्ट। तो देखो टेररिस्ट एक्ट क्या है, whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity। तो वही बात देखो, अगर कोई इंडिया की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है अपने एक्ट से, या स्ट्राइक टेरर इन पब्लिक पीपल, ऊपर है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, और लोगों के बीच में अगर टेरर प्रोड्यूस करता है बाय मीन्स ऑफ कैसे, बॉम्ब, डायनामाइट, फायर आर्म्स, हजार्डस सब्सटेंस यूज करके, लीथल वेपन्स, पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस से, बायोलॉजिकल और केमिकल सब्सटेंसेस से, डिसरप्ट करता है एसेंशियल सर्विसेज लाइक रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज, अटैक या फिर डैमेज करता है प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिफेंस सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, रेजिंग फंड्स और प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स टू टेररिज्म। तो देखो क्या क्या, इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को अगर कोई थ्रेटन करता है, या इंडिया के लोगों को कोई थ्रेटन करता है, पीपल को थ्रेटन करता है, कैसे, बॉम्ब्स, डायनामाइट्स एटसेट्रा से, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज रोक देता है, प्रॉपर्टी डैमेज करता है डिफेंस वाली, या फिर फंड रेज करता है और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, तो माना जाएगा कि उसने टेररिस्ट एक्ट किया है सेक्शन 113 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो माना जाएगा कि टेररिस्ट एक्ट हुआ है। अब देखते हैं इसकी पनिशमेंट्स क्या होंगी। तो अगर टेररिस्ट एक्ट है तो उसकी पनिशमेंट देख लो कि टेररिस्ट एक्ट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ, अगर किसी की डेथ हो गई है उस टेररिस्ट एक्ट की वजह से तो डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट।
and fine not less than 10 lakh rupees. और if a terrorist act does not cause death but carried out with weapons और explosives के साथ हुआ है तो not less than 5 year up to life imprisonment and 5 lakh fines. For membership supporting harboring और conspiracy, इन सारी चीज़ों में तो not less than 5 years up to life and 5 lakh rupees. तो देखो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इसकी टाइप्स क्या होती है। फिर हमने देखा कि लोकल लॉज क्या क्या बने हुए हैं इसके लिए, लोकल लॉज क्या क्या बने हुए हैं। फिर हमने देखा बीएनएस में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें 111 और 112 में क्या क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। और फिर लास्टली देखा 113 जिसमें है टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो यहां हमने देखा आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए, हम दोबारा वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियोस बना के उसके बारे में टॉपिक स्पेसिफिकली समझा देंगे। थैंक यू।